In the first lecture on rotational vibrational spectra of diatomic molecules, you have seen that there are actually two models of the diatomic molecule to explain the rotation vibration spectra. The first one you have seen is known as harmonic oscillator model of diatomic molecule, and the second is called n-harmonic oscillator model of diatomic molecule. In fact, this harmonic oscillator model of the diatomic molecule is the simplest model to explain the rotation vibration spectra. और इस मॉडल में आप यह मानते हैं कि हमारा जो डायटोमिक मॉलिक्यूल होता है जो दो एटम से बना हुआ है, पर्टिकुलरली हेट्रोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल, क्योंकि जिस मॉलिक्यूल में परमानेंट डायपोल मोमेंट होगा आप जानते हैं कि वही रोटेशन वाइब्रेशन स्पेक्ट्रा प्रोड्यूस करता है। इसलिए निश्चित है कि जो हम डायटोमिक मॉलिक्यूल कंसिडर करेंगे वह हेट्रोन्यूक्लियर ही होगा और इसीलिए उसके दोनों एटम का जो मास है वह डिफरेंट होगा। जैसे आप इस फिगर को देखिए कि अगर हम सपोज करें कि m1 हमारे फर्स्ट एटम का मास है और m2 सेकंड एटम का मास है, जो डायटोमिक मॉलिक्यूल का दो एटम है। आप जानते हैं या आपने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा है कि ये दोनों जो एटम है या दोनों एटम का जो न्यूक्लियस है वह एक दूसरे को इंटरेक्ट करता है और इसी दोनों के न्यूक्लियस को ज्वाइन करने वाला लाइन जिसे आप कहते हैं इंटर न्यूक्लियर एक्सिस, इनफैक्ट इसी के अबाउट वह वाइब्रेट करता है और वह वाइब्रेशन हार्मोनिक भी हो सकता है और एन हार्मोनिक भी। लेकिन जैसा हमने आपसे कहा कि आज का जो हमारा पहला लेक्चर है इस मॉडल पर, उसमें हम लोग सिर्फ बात करेंगे हार्मोनिक ऑसिलेटर मॉडल ऑफ डायटोमिक मॉलिक्यूल का, ठीक है। और जो आने वाला लेक्चर होगा उसमें एक्चुअली हम लोग एन हार्मोनिक ऑसिलेटर को भी डिस्कस करेंगे। अब हार्मोनिक ऑसिलेटर मॉडल को लेकर जब आप रोटेशन वाइब्रेशन स्पेक्ट्रा को एक्सप्लेन करना चाहेंगे तो प्रॉब्लम का एक्चुअली दो पार्ट होगा। फर्स्ट पार्ट प्रॉब्लम का होता है कि इस सिस्टम के लिए श्रोडिंगर इक्वेशन सेटअप करके हम लोग मॉलिक्यूल का जो वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल है उसका एनर्जी कैलकुलेट करते हैं। वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल के कॉरस्पॉन्डिंग एनर्जी कैलकुलेशन किया जाता है और फिर जब एक बार आपने एनर्जी कैलकुलेट कर लिया तब फिर उस एनर्जी के टर्म में हम लोग रोटेशन वाइब्रेशन स्पेक्ट्रा को एक्सप्लेन कर सकते हैं। एक लॉन्ग कैलकुलेशन का प्रोसेस है यह, इसलिए आपके सुविधा के लिए, आपके कन्वीनियंस के लिए आई विल जस्ट डिवाइड this lecture on two parts. In this first part of the lecture, we will only calculate the energy of vibrational energy levels of diatomic molecule, and in the second part of this lecture, we will see how we can explain the rotation vibration spectra on the basis of the energy calculated in this lecture. तो आज का जो हमारा सब्जेक्ट मैटर है डिस्कशन का वह सिर्फ लिमिटेड है। कहाँ तक? तो हम जानना चाहते हैं कि हमारा जो मॉलिक्यूल है जिसमें आप देखेंगे कि डिस्क्रीट वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल्स होगा, उसके कॉरस्पॉन्डिंग एनर्जी का वैल्यू क्या है, हम उसको केवल आज के लेक्चर में कैलकुलेट करना चाहते हैं, ठीक है। फिर आप ध्यान से देखिए, जैसा आपने प्योर रोटेशनल स्पेक्ट्रा के केस में पढ़ा था कि ये जो हमारा डायटोमिक मॉलिक्यूल है इसमें दो पार्टिकल का, दो एटम या दो न्यूक्लियस का मोशन होता है। सो इट इज़ जस्ट ए टू बॉडी प्रॉब्लम। और आप जानते हैं कि हमारे क्लासिकल मैकेनिक्स में टेक्निक है कि हम टू बॉडी प्रॉब्लम को वन बॉडी प्रॉब्लम में कन्वर्ट करते हैं, ट्रांसफॉर्म करते हैं, और तब सिंगल पार्टिकल का इक्वेशन ऑफ मोशन सेटअप करके प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। सो सेम टेक्निक विल बी आल्सो फॉलोड हियर। यहाँ भी हम लोग उसी टेक्निक को फॉलो करेंगे, ठीक है। तो क्या करना होता है जब आप टू बॉडी प्रॉब्लम को ट्रांसफॉर्म करके वन बॉडी प्रॉब्लम में लाना चाहते हैं, तो करते क्या है,
हम लोग एक्चुअली उस समय यह सपोज करेंगे कि हमारा यह जो M1 M2 मास का जो सिस्टम है, एक्चुअली यह एक सिंगल पॉइंट मास का इक्विवेलेंट है, और उस मास को आप म्यू सिंबल से डिनोट करते हैं, एंड दैट वेरी मास इज नोन एज reduced mass of the system. And you know, if M1 and M2 are the individual masses of the two particles, then the reduced mass of this system is defined as mu equal to M1 M2 divided by M1 plus M2. इस फॉर्मूला का प्रूफ आप पिछले लेक्चर में जब रोटेशन स्पेक्ट्रा आपने पढ़ा था तो आपने पढ़ा है। इसका मतलब हुआ कि ये जो दो एटम का सिस्टम है, अब यह जस्ट बिहेव कर रहा है एक ही पार्टिकल के जैसा, जिसका मास हम लोग सपोज कर लेते हैं म्यू, और म्यू इस मैनर से डिफाइंड होता है। फिर देखो, अगर वाइब्रेशन के समय किसी मोमेंट पर सपोज कर लें कि इंटर न्यूक्लियर सेपरेशन आर है, दैट इज दोनों एटम के न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस आर है, तो हम यहाँ, और साथ ही साथ आपने सीखा था कि इस वाइब्रेशन के समय एक रीस्टोरिंग फोर्स काम करता है, जो जस्ट एक स्प्रिंग लाइक फोर्स के जैसा होता है। तो जस्ट एक एनालॉजी के आधार पर हम इस ऑसिलेटर को अब इस रूप में समझ सकते हैं कि देयर इज ए पॉइंट मास म्यू which is equal to M1 M2 divided by M1 plus M2 and that is connected by a spring। ऐसा मत सोचना कि यहाँ कोई स्प्रिंग है, दिस इज जस्ट एन एनालॉजी। और इस स्प्रिंग का एक जो एंड है वह एक रिजिड वॉल से अटैच्ड है, और आप समझ सकते हैं कि अगर यह स्प्रिंग अपने नेचुरल लेंथ में है, कहने का मतलब जिस समय यह दोनों पार्टिकल इक्विलिब्रियम में होता है, स्प्रिंग जब नेचुरल लेंथ में होगा इसका मतलब सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, उस समय इस म्यू पर नेट फोर्स 0 होगा। लेकिन ड्यूरिंग द वाइब्रेशन जब आप इसको स्लाइटली डिस्प्लेस कर देते हैं इसके इक्विलिब्रियम पोजीशन से, मान लो कि इक्विलिब्रियम सेपरेशन था आर नॉट, जो इस फिगर में आप देख रहे हैं, और हमने आर नॉट को बदल कर आर कर दिया, जहां आर माइनस आर नॉट एक्स के बराबर है, आर माइनस आर नॉट इज इक्वल टू एक्स, एंड दिस इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ दिस पार्टिकल फ्रॉम द इक्विलिब्रियम पोजीशन। ऐसी स्थिति में आप जानते हैं कि इस पर रीस्टोरिंग फोर्स काम करेगा, और वह रीस्टोरिंग फोर्स टेंड करेगा इसको अपने इक्विलिब्रियम पोजीशन पर लाने के लिए, लेकिन ड्यू टू इनर्शिया वह उस इक्विलिब्रियम पोजीशन से आगे बढ़ जाता है, और फिर वही रीस्टोरिंग फोर्स उसको बैकवर्ड डायरेक्शन में पुल करता है, और इस तरह से हमारा यह मास ऑसिलेट करता है, एंड दिस इज कॉल्ड ए हार्मोनिक ऑसिलेटर। अगर यह डिस्प्लेसमेंट एक्स आपने सीखा है, this is actually very small in comparison to R नॉट। x का वैल्यू अगर R नॉट से बहुत ही छोटा हो, उस समय यह जो पार्टिकल है ये सिंपल हार्मोनिक वाइब्रेशन परफॉर्म करता है। और अभी हम लोग इसी मॉडल को मानने जा रहे हैं कि जो x इज मच स्मॉलर देन R नॉट एंड दिस मास विल जस्ट परफॉर्म सिंपल हार्मोनिक मोशन। ठीक है, तो जस्ट देखो, एनालॉजी के आधार पर आपने 2 पार्टिकल सिस्टम को चेंज करके 1 पार्टिकल सिस्टम कर दिया, लेकिन ध्यान रहे कि अब जब हम कोई कैलकुलेशन में हमारा मास टर्म कहीं आएगा तो हम उसके जगह पर रिड्यूस्ड मास म्यू लिखेंगे। अब देखिए, अब इस सिंपल हार्मोनिक वाइब्रेशन के समय हमारे सिस्टम का जो पोटेंशियल एनर्जी होता है, आप जानते हैं कि वह पोटेंशियल एनर्जी एक डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट एक्स का एक पैराबोलिक फंक्शन होता है, एंड दैट इज गिवन एज v ऑफ r इक्वल टू हाफ k r माइनस आर नॉट होल स्क्वायर, वेयर k इज कॉल्ड फोर्स कांस्टेंट, और यू मे आल्सो कॉल इट स्प्रिंग कांस्टेंट। और आप जानते हैं कि यह जो r नॉट है, दिस इज द इक्विलिब्रियम न्यूक्लियर सेपरेशन, एंड r माइनस आर नॉट इज द डिस्प्लेसमेंट x of the oscillator from the equilibrium position. Okay, so v of r is equal to half kx square। आप समझ सकते हैं कि अगर यहाँ पर हम इस v of r का ग्राफ प्लॉट करें तो this curve will be just symmetric about the y-axis। अगर आप इस पर v of r को नोट करते हैं और इसको प्लॉट करते हैं x के अगेंस्ट,
तो इस v ऑफ r एक्सिस के अबाउट एक सिमेट्रिक कर्व मिलेगा, जैसा फिगर में देखते हैं. सो दिस इज जस्ट ए parabola symmetrical about the VR axis, and so it is called so it is said that this potential function is a parabolic function of x. ओके, अब देखो, अब आप फोर्स को भूल जाइए. अब आप यह समझिए कि हमारा जो वह पार्टिकल है म्यू मास का, वह इसी इलास्टिक पोटेंशियल v ऑफ r के अंडर में मोशन कर रहा है. चूँकि क्वांटम मैकेनिक्स में हम जब कभी मोशन की बात करते हैं तो बात करते हैं इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल. पोटेंशियल मीन्स पोटेंशियल एनर्जी. क्वांटम फिजिसिस्ट पोटेंशियल एनर्जी के लिए पोटेंशियल शब्द यूज करना चाहता है. इसलिए जहां हम पोटेंशियल बोलते हैं उसका एक्चुअल मीनिंग है पोटेंशियल एनर्जी से. सो यू कैन से दैट दिस म्यू मास विल नाउ ऑसिलेट अंडर द इलास्टिक पोटेंशियल v ऑफ r. अब अगर आप जानना चाहते हैं कि इसके वाइब्रेशन से एसोसिएटेड एनर्जी क्या होगा, तो आपको करना क्या होगा, इस पार्टिकल का इक्वेशन ऑफ मोशन लिखना होगा. एंड वी विल फॉलो एक्चुअली द क्वांटम मैकेनिकल ट्रीटमेंट, नॉट क्लासिकल ट्रीटमेंट. और जब क्वांटम मैकेनिकल ट्रीटमेंट की बात करते हो तो ध्यान से देखो कि ये जो पोटेंशियल है इट इज टाइम इंडिपेंडेंट, इट डज नॉट डिपेंड ऑन टाइम. और इसलिए अगर आप इसका इक्वेशन ऑफ मोशन जानना चाहते हैं तो इसका मीनिंग हुआ कि हम इसके लिए श्रोडिंगर टाइम इंडिपेंडेंट इक्वेशन सेटअप करेंगे. सिंस द मोशन ऑफ दिस ऑसिलेटर इज वन डायमेंशनल, केवल v जो है वह केवल x का फंक्शन है, देखो ध्यान से, नॉट ऑफ y, नॉट ऑफ z. सो दिस पोटेंशियल इज जस्ट ए वन डायमेंशनल पोटेंशियल, एंड सो वी मस्ट राइट the Schrodinger equation in case of the one dimensional space. और कौन Schrodinger equation? तो time independent, because potential is time independent. So let us write Schrodinger's time independent equation for this system, and you know what will be that equation? That equation will be simply d2 psi by dx square plus 2 mu h bar square e minus v of r psi equal to 0. This is Schrodinger's time independent equation in case of one dimensional space. Okay? यहाँ जो psi है, this is in fact wave function or eigen function associated with our oscillator. And now you know this v of r is what? आप equation 1 को देखिए, this v of r is simply half kx square. So this v of r will be replaced by half kx square. And so our equation becomes d2 psi by dx square plus 2 mu by h bar square e minus half kx square psi equal to 0. ओके, अब देखिए, अब आप इस 2 mu by h bar square फैक्टर जो बाहर में है उससे इनसाइड के दोनों टर्म को अब हम लोग मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं. और उसके पहले आप एक बात जरा ध्यान से देखिए, जब सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन होता है तो उस ऑसिलेशन का जो साइक्लिक फ्रीक्वेंसी होता है वह आप जानते हैं कि वह होता है स्क्वायर रूट ऑफ k बाय m. m के जगह पर यहाँ म्यू लिखेंगे. सो इन दिस कंडीशन यू कैन से व्हाट विल बी k. अगर यहाँ से हम k को फाइंड आउट करें, इक्वेशन को दोनों तरफ स्क्वायर करिए, दिस विल बी सिंपली म्यू ओमेगा स्क्वायर. So in this equation you can replace k by mu omega square. और इसलिए श्रोडिंगर इक्वेशन क्या हो गया आपका? This becomes d2 psi by dx square plus 2 mu by h bar square e minus half mu omega square x square psi equal to 0. ओके, अब आप इस 2 mu by h bar square फैक्टर से इनसाइड के दोनों टर्म को मल्टीप्लाई कर दीजिए. आपका इक्वेशन क्या हो जाएगा? d2 psi by dx स्क्वायर प्लस 2 mu e by h bar स्क्वायर माइनस सेकेंड टर्म में यहाँ जो 2 और है न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में वो कैंसिल हो जाएगा. एंड दिस टर्म विल बी व्हाट? दिस विल बी म्यू स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाय h bar स्क्वायर एंड psi इक्वल टू 0. अब इस इक्वेशन का अगर सॉल्यूशन करना है तो हम पहले इसको एक स्टैंडर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन के
फॉर्म में लाना चाहेंगे। और जब स्टैंडर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म में यह आ जाएगा तब हम इसका सॉल्यूशन बता सकते हैं या कर सकते हैं, ठीक है। एंड फॉर दैट पर्पस वी मेक सम सब्स्टिट्यूशन। अगर आप इसको स्टैंडर्ड इक्वेशन के फॉर्म में बदलना चाहते हैं तो आपको कुछ सब्स्टिट्यूशन यहाँ करना होगा। ध्यान से देखिए, इस चीज़ को आपको याद रखना होगा। हमने यहाँ सपोज किया है कि एक पैरामीटर इंट्रोड्यूस किया है लेमडा और उसको डिफाइन किया लेमडा इक्वल टू 2e/h बार ओमेगा। यह काम सिर्फ इक्वेशन को एक सुटेबल डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म में बदलने के लिए किया जा रहा है, इसलिए इसको याद रखना होगा। लेमडा माना हमने किसको, 2e/h बार ओमेगा। साथ ही साथ एक दूसरा पैरामीटर भी हम मानते हैं अल्फा, जिसके स्क्वायर को, दैट इज अल्फा स्क्वायर को डिफाइन करते हैं म्यू ओमेगा बाय एच बार। ओके, तो अगर लेमडा और अल्फा स्क्वायर आपने इस मैनर से डिफाइन कर दिया तो देखिए कि व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ लेमडा टाइम्स अल्फा स्क्वायर। व्हाट विल बी दिस? यू कैन सी लेमडा, यू हैव assumed this is 2e/h bar omega, and alpha square you have assumed that this is mu omega by h bar. So आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो ओमेगा है और ओमेगा है, दिस विल कैंसिल आउट एंड अवर रिजल्ट विल बी व्हाट? दिस विल बी 2 mu e by h bar स्क्वायर। तो लेमडा टाइम्स अल्फा स्क्वायर क्या मिल गया? 2 mu e by h bar square, and this 2 mu e by h bar square, you can see equation 2, this is the first term inside this square bracket। ये फर्स्ट टर्म ही है। तो हम इस फर्स्ट टर्म के जगह पर जो स्क्वायर ब्रैकेट के भीतर है वहाँ आप क्या लिख सकते हैं? लेमडा टाइम्स अल्फा स्क्वायर। ओके, और साथ ही साथ आप देखिए सेकेंड टर्म में है म्यू स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर बाय एच बार स्क्वायर, और आपने सपोज किया है कि म्यू ओमेगा बाय एच बार इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर। इसका मतलब म्यू स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर एच बार स्क्वायर अगर करोगे तो दैट विल बी अल्फा 4, तो उसके जगह पर अल्फा 4 लिख देंगे। तो ये दोनों सब्स्टिट्यूशन अगर इस इक्वेशन नंबर 2 में कर दिया जाए देन व्हाट विल बी दिस इक्वेशन 2? यू कैन सी इजीली। आप देखिए यह इक्वेशन क्या हो जाएगा? दिस विल बी d2 psi बाय dx स्क्वायर प्लस फर्स्ट टर्म क्या हो गया था याद करो? लेमडा टाइम्स अल्फा स्क्वायर, और सेकेंड टर्म में आ गया था अल्फा 4, एक्स स्क्वायर बचा हुआ था टाइम्स साई इक्वल टू 0। अब अगर इस इक्वेशन में हम अल्फा स्क्वायर को एक कॉमन फैक्टर के तरह निकाल लें तो आप ध्यान से देखिए कि अगर होल एक्सप्रेशन जो एलएचएस में है उसमें अल्फा स्क्वायर को आप कॉमन ले रहे हैं, फर्स्ट टर्म में अल्फा स्क्वायर है नहीं तो हमें अल्फा स्क्वायर से डिवाइड करना होगा। सो द फर्स्ट टर्म विल बी व्हाट? दिस विल बी 1 ओवर अल्फा स्क्वायर d2 psi बाय dx स्क्वायर। अब इस स्क्वायर ब्रैकेट के भीतर वाले टर्म्स को देखो, ये जो दो टर्म है जिसको हम अंडरलाइन कर रहे हैं उस पर ध्यान दीजिए। अल्फा स्क्वायर कॉमन लिया, सो फर्स्ट टर्म में केवल बच रहा है लेमडा, और सेकेंड टर्म में अल्फा 4 है और आपने अल्फा स्क्वायर कॉमन लिया, सो हियर देयर विल बी अल्फा स्क्वायर एक्स स्क्वायर टाइम्स साई इक्वल टू 0। नाउ यू नो अल्फा, तो आपने अभी अल्फा स्क्वायर देखिए आपने किसको सपोज किया है? अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू म्यू ओमेगा बाय एच बार। इस RHS में कोई भी क्वांटिटी देखोगे सब नॉन जीरो है, सो अल्फा स्क्वायर इज नॉन जीरो, इट इज नॉट जीरो। एंड इफ अल्फा स्क्वायर इज नॉट जीरो बट दिस प्रोडक्ट ऑफ टू क्वांटिटीज इज जीरो, डेफिनेटली द सेकेंड क्वांटिटी मस्ट बी जीरो। अल्फा स्क्वायर जीरो नहीं है तो ये जो सेकेंड फैक्टर है उसको तो जीरो होना चाहिए, नहीं, दैट शुड बी इक्वल टू जीरो। ठीक है, यहाँ पर एक ब्रैकेट गलत तरीके से है, ज़रा इसको ध्यान से देखिए। इनफैक्ट यहाँ स्क्वायर ब्रैकेट नहीं बल्कि साय के बाद स्क्वायर ब्रैकेट आपको देना होगा। ये जो साय है वह इससे मल्टीप्लाइड है, ऐसा। ओके,
And now, since alpha square is not 0, so the second factor, which is 1 over alpha square d2 psi by dx square plus lambda minus alpha square x square psi, this will be equal to 0. ठीक है, अभी भी ये जो इक्वेशन है यह किसी सुटेबल स्टैंडर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म में ट्रांसफॉर्म नहीं हुआ है. अब हम अगर वेरिएबल x को रिप्लेस करके एक नया वेरिएबल इंट्रोड्यूस करें तब यह इक्वेशन एक सूटेबल फॉर्म में आ जाएगा. उसके लिए आप देखिए, हम एक नया वेरिएबल इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं u, जो x के थ्रू ही डिफाइंड है. इट इज रिलेटेड टू x एंड वी डिफाइन दैट दिस न्यू वेरिएबल u इज इक्वल टू अल्फा x. ये सारा मैथमेटिक्स किया जा रहा है to transform the Schrodinger equation into a suitable standard differential equation form. बात समझ रहे हैं? अब देखो, अब यहाँ पर कुछ अलजेब्रा होगा जो हमने नहीं फॉलो किया. दिस इज जस्ट होमवर्क फॉर यू. बिल्कुल आसानी से अगर u बराबर अल्फा x है और हम जानना चाहते हैं d2 psi by dx स्क्वायर का वैल्यू, तो आप समझिए कि आपको पहले d psi by dx निकालना है. लेकिन अब इसको ऐसे सोचेंगे कि psi हमारा u का फंक्शन है, तो इसको लिख सकते हैं d psi by du इंटू du by dx. लिख सकते हैं कि नहीं? लेकिन यहाँ से देखो, u इज इक्वल टू अल्फा x, सो व्हाट विल बी du by dx? दिस विल बी सिंपली अल्फा. So you can write it alpha d psi by du. लिख सकते हैं कि नहीं? अब अगेन इसको डिफ्रेंशिएट कर दो, फिर d2 psi by dx स्क्वायर, और उसी तरह से जैसे अभी कहा फंक्शन ऑफ ए फंक्शन का कॉन्सेप्ट लेकर के अब आगे कीजिएगा, जो हम नहीं करने जा रहे हैं. और करने के बाद आप देखिएगा कि आपको रिजल्ट आ जाएगा 1 ओवर अल्फा स्क्वायर d2 psi by dx स्क्वायर इक्वल टू d2 psi by du स्क्वायर. हमने जान करके यह अलजेब्रा यहाँ फॉलो नहीं किया. आपके लिए होमवर्क है, इसका सेकंड ऑर्डर का डेरिवेटिव निकाल के देखो. निकाल सकते हो, हमने फर्स्ट ऑर्डर निकाल दिया. अब इसी को डिफ्रेंशिएट करना होगा फिर, है ना, x के रेस्पेक्ट में. ओके, तो इक्वेशन 3 में जो फर्स्ट टर्म है 1 ओवर अल्फा स्क्वायर d2 psi by dx स्क्वायर, आप यहाँ से देखिए कि दैट कैन बी रिप्लेस्ड सिंपली बाय d2 psi by du स्क्वायर. तो हमने फर्स्ट टर्म को रिप्लेस किया और क्या लिख दिया, d2 psi by du स्क्वायर. एंड साथ ही साथ आपने माना है कि u इक्वल टू अल्फा x, और इस ब्रैकेट के भीतर के इस टर्म को देखो, दिस इज अल्फा स्क्वायर एक्स स्क्वायर. सो दिस अल्फा स्क्वायर एक्स स्क्वायर विल बी व्हाट? दिस विल बी सिंपली u स्क्वायर. सो equation 3 now becomes like this: d2 psi by du square plus lambda minus u square psi is equal to 0. ध्यान से अगर आप देखेंगे तो ये जो हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन है, बाय द वे यहाँ यह u स्क्वायर 0 होता तब यह जस्ट एक सिंपल हार्मोनिक मोशन का इक्वेशन होता. इसका सॉल्यूशन e टू द पावर प्लस माइनस आई लेमडा एक्स के रूप में होता, या साइन कॉस फंक्शन के टर्म में. लेकिन इस u स्क्वायर जो कि एक वेरिएबल है, इसका प्रेजेंस बताता है कि इसका जो सॉल्यूशन होगा वह उस फॉर्म में नहीं होगा, बल्कि इसका इस स्टैंडर्ड इक्वेशन का सॉल्यूशन आप लिख सकते हैं कि psi इज इक्वल टू e टू द पावर माइनस u स्क्वायर बाय 2 टाइम्स phi ऑफ u. In fact, this equation has asymptotic solution. psi जो है वह u के बढ़ने से एक्सपोनेंशियली एसिम्प्टोटिकली डिक्रीज करेगा, और जब u इन्फिनिटी को टेंड करेगा तो यह वैनिश हो जाएगा. बट दिस e टू द पावर माइनस u स्क्वायर बाय 2 विल बी मॉड्यूलेटेड बाय दिस फंक्शन phi ऑफ u. phi एक आर्बिट्रेरी फंक्शन है u का. सो रिमेंबर दिस सॉल्यूशन. उस इक्वेशन का सॉल्यूशन हो जाएगा psi इज इक्वल टू e टू द पावर माइनस u स्क्वायर बाय 2 phi ऑफ u. अगर आप टेस्ट करना चाहें कि यह वैलिड सॉल्यूशन है कि नहीं, तो हम लोग इसको 2 बार डिफरेंशिएट करके देखेंगे u के रेस्पेक्ट में, और आपको वही रिजल्ट आ जाएगा, वही इक्वेशन.
इस सॉल्यूशन में कोई एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट भी तुम यहाँ पर लिख सकते हो, जो हमने अभी नहीं लिखा, बाद में लिखेंगे, अभी कांस्टेंट को ओमिट कर दिया है। ओके, अब देखिए, अब जब साइ डिफाइंड है और हम आपसे कहें कि आप फाइंड आउट करिए d2 साइ बाय du स्क्वायर का वैल्यू, सिंपल डिफरेंशिएशन, साइ इज इक्वल टू दिस मच e टू द पावर माइनस यू स्क्वायर बाय 2 टाइम्स फाइ ऑफ u, दो फंक्शन का प्रोडक्ट है और तुमको d2 साइ बाय du स्क्वायर निकालना है। क्या करोगे, साइ को 2 बार डिफरेंशिएट करोगे u के रेस्पेक्ट में। फिर दिस इज जस्ट ए होमवर्क फॉर यू, दिस इज जस्ट ए प्योर मैथमेटिक्स, हमने इसको ड्रॉप कर दिया, छोड़ दिया, आपके लिए छोड़ दिया, आप करके जरूर देखिएगा। 2 बार डिफरेंशिएट करके जब देखोगे साइ को u के रेस्पेक्ट में, तुम पाओगे जो रिजल्ट वो हमने यहाँ मेंशन कर दिया डायरेक्ट, बट यू मस्ट ट्राई टू फाइंड दिस डेरिवेटिव। आप ट्राई करिएगा और यही रिजल्ट आएगा। क्या आएगा, d2 साइ बाय du स्क्वायर इक्वल टू e टू द पावर माइनस यू स्क्वायर बाय 2 टाइम्स d2 फाइ बाय du स्क्वायर माइनस 2u d फाइ बाय du प्लस u स्क्वायर माइनस 1 इंटू फाइ। यही रिजल्ट आपको मिलेगा। अब देखो, साइ डिफाइंड है इक्वेशन 5 में और d2 साइ du स्क्वायर डिफाइंड है इक्वेशन 6 में। यह दोनों वैल्यू अब हम पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 4 में। साइ यहाँ पर है और यहाँ सेकेंड ऑर्डर का डेरिवेटिव है, इस दोनों को अब पुट करो इस इक्वेशन में, एंड आफ्टर सब्सटीट्यूटिंग दीज टू वैल्यूज व्हाट विल बी आवर रिजल्ट यू कैन सी इजीली। जो फर्स्ट टर्म है दैट इज d2 साइ बाय du स्क्वायर, आप जानते हैं, और वो उसका वैल्यू इक्वेशन 6 में डिफाइंड है, यहाँ पर ध्यान से देखो, वही पुट कर दिया। दिस इज एट द प्लेस ऑफ d2 साइ बाय du स्क्वायर, इतना लिख दिया, e टू द पावर माइनस यू स्क्वायर बाय 2 d2 फाइ बाय du स्क्वायर माइनस 2u d फाइ बाय du प्लस यू स्क्वायर माइनस 1 इंटू फाइ। ठीक है, और सेकेंड टर्म था लेमडा माइनस यू स्क्वायर साइ, बट व्हाट इज साइ, आप देखिए, साइ इक्वेशन 5 में डिफाइंड है, दिस इज e टू द पावर माइनस यू स्क्वायर बाय 2 टाइम्स फाइ एंड दैट विल बी इक्वल टू 0। अब इसको सिंप्लीफाई करना है, ध्यान से देखो, e टू द पावर माइनस यू स्क्वायर बाय 2 एक कॉमन फैक्टर हो जाएगा। हमने फिर यहाँ कुछ अलजेब्रा ड्रॉप कर दिया, वो आप इजीली समझो, दिस इज जस्ट ए सिंपल अलजेब्रा। और यू स्क्वायर इंटू फाइ, पहले स्क्वायर ब्रैकेट के भीतर यह पॉजिटिव है, और सेकंड में देखो ई स्क्वायर वाला टर्म कॉमन हो गया, तो माइनस यू स्क्वायर इंटू फाइ सेकेंड टर्म में, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, नहीं बच क्या जाएगा, यहाँ वाला यह लेमडा बच जाएगा और यहाँ यह -1 बच जाएगा। बात समझ आ रही है। और RHS में चूंकि 0 है तो e टू द पावर माइनस यू स्क्वायर बाय 2 जो होल से कॉमन आएगा फिर वो रिमूव हो जाएगा, हट जाएगा। सो आफ्टर सिंप्लीफिकेशन यू विल गेट d2 फाइ बाय du स्क्वायर माइनस 2u d फाइ बाय du प्लस लेमडा माइनस 1 इंटू फाइ इक्वल टू 0। नाउ दिस इक्वेशन इज जस्ट इन ए स्टैंडर्ड फॉर्म। गौर से जरा देखो, इस इक्वेशन का अगर आप एक फाइनाइट सॉल्यूशन प्राप्त करना चाहते हैं, कहने का मतलब यह इस इक्वेशन का जो सॉल्यूशन होगा फाइ, दैट विल एक्चुअली कन्वर्ज एट ए फाइनाइट टर्म, ये इसका सॉल्यूशन डाइवर्ज नहीं करे, ये तभी पॉसिबल है, मैथमेटिक्स बताता है कि जब यह लेमडा माइनस 1 2n या 2v के बराबर होगा, तभी इसका एक वैलिड सॉल्यूशन आपको मिलेगा। इसलिए हम कहते हैं कि टू गेट द फाइनाइट सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, दैट इज द इक्वेशन, द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन विल नॉट डाइवर्ज ओनली व्हेन दिस लेमडा माइनस 1 इज इक्वल टू 2v। हम लोग यहाँ भी लिखते हैं, जब आप यही चीज़ क्वांटम मैकेनिक्स में पढ़ते हैं या मैथमेटिक्स में पढ़ते हैं तो भी के जगह पर n लिखता है नॉर्मली लोग, लेकिन भी सिंबल यहाँ यूज करने का एक पर्टिकुलर रीजन है जो अभी हम बात करेंगे,
इसलिए हमने भी लिखा. बट व्हाट इज दिस भी? एक्चुअली दिस भी इज द नॉन नेगेटिव इंटीजर्स 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन. दीज आर इट्स वैल्यूज. बात समझे? तो जब लेमडा माइनस 1 2 भी के बराबर होगा, जहां भी 0, 1, 2, 3, 4 सो ऑन है, तभी उस इक्वेशन का एक फाइनाइट सॉल्यूशन मिलेगा. और ऐसे कंडीशन में हम लोग कहते हैं कि हमारा वह जो इक्वेशन है, जब लेमडा माइनस 1 विल बी रिप्लेस्ड बाय 2 भी, देन दैट इक्वेशन विल बी सिंपली द हर्माइट डिफरेंशियल इक्वेशन. वह जो इक्वेशन है वो क्या होगा? हर्माइट डिफरेंशियल इक्वेशन होगा. और उस इक्वेशन का जो सॉल्यूशन होगा दैट विल बी हर्माइट पोलिनोमियल्स. इसलिए हमारे इक्वेशन में जो फाई ऑफ यू है, एक्चुअली वह कुछ नहीं बल्कि वह वीएथ ऑर्डर का हर्माइट पोलिनोमियल है. इसका मतलब तुम कह सकते हो कि यह जो फाई ऑफ यू है, दिस इज सिंपली द हर्माइट पोलिनोमियल ऑफ वीएथ ऑर्डर, जिसको हम एच भी लिखते हैं. आप अगर हर्माइट पोलिनोमियल को बढ़िया से नहीं पढ़े हुए हैं तो हमारे मैथमेटिकल फिजिक्स का वीडियो देखिए. हर्माइट पोलिनोमियल से रिलेटेड आपको कई वीडियोज मिलेगा और वहाँ आप इन डिटेल इसको पढ़ सकते हैं. सो नाउ दिस फंक्शन फाई इज रिकॉग्नाइज्ड एज हर्माइट पोलिनोमियल, और साथ ही साथ लेमडा माइनस 1 शुड बी रिप्लेस्ड बाय 2 भी. क्यों रिप्लेस करेंगे 2 भी से? क्योंकि तभी फाइनाइट सॉल्यूशन आएगा. अगर तुम लेमडा माइनस 1 का वैल्यू 2 भी के अलावा कुछ भी रख दोगे तो इस इक्वेशन का सॉल्यूशन डाइवर्ज कर जाएगा, मतलब इसका कोई फाइनाइट सॉल्यूशन नहीं मिलेगा. सो डेफिनेटली द इक्वेशन विल हैव ए फाइनाइट सॉल्यूशन ओनली व्हेन we will recognize this phi as the Hermite polynomial and lambda minus 1 equal to 2b. तो ये दो काम अब उसी इक्वेशन में कर दीजिए. देखिए जहाँ था d2 phi बाय डी स्क्वायर, फाई के जगह पर देखो इस फर्स्ट टर्म को हमने एच भी ऑफ यू लिख दिया. दिस इज हर्माइट पोलिनोमियल ऑफ वीएथ ऑर्डर. और इस भी को कहते हैं एक्चुअली यहाँ पर हम लोग वाइब्रेशनल क्वांटम नंबर, और यही कारण है कि हम एन नहीं सिंबल यूज करके भी सिंबल यूज किया वाइब्रेशनल वर्ड के लिए. ओके. एंड सेकेंड टर्म था -2u डी फाई बाई डी यू, फिर फाई के जगह पर एच भी लिख देंगे. एंड लास्ट टर्म में था लेमडा माइनस 1 फाई. अब लेमडा माइनस 1 को तो आपने कहा कि यह 2 भी होना चाहिए तभी फाइनाइट सॉल्यूशन आएगा, एंड फाई इज रिप्लेस्ड बाय एच भी. सो नाउ दिस इक्वेशन बिकम्स एज डिफाइंड इन दिस इक्वेशन 8. ऐसा हो गया. अब देखो ऐसी स्थिति में आप कहते हैं कि इक्वेशन 8 का जो सॉल्यूशन होगा वह सिंपली हर्माइट पोलिनोमियल एच भी ऑफ यू होगा. इसलिए अगर एग्जैक्ट सॉल्यूशन इस इक्वेशन का अब आप लिखना चाहते हैं, आप देखिए आपने सॉल्यूशन इसका लिखा क्या था. इसका सॉल्यूशन हम लोगों ने इक्वेशन 5 में लिखा था साई इक्वल टू ई टू द पावर माइनस यू स्क्वायर बाय 2 फाई ऑफ यू. अब क्या करेंगे? हमने जैसा पहले भी कहा था कि यहाँ आपको एक कांस्टेंट फैक्टर से गुना कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड एक्चुअली नॉर्मलाइजेशन फैक्टर. तो अब एक एप्रोप्रिएट नॉर्मलाइजेशन फैक्टर से आरएचएस को मल्टीप्लाई कर देंगे, और जहाँ फाई लिखा हुआ है उसको एच भी लिख देंगे जो हमारा हर्माइट पोलिनोमियल है. सो द एग्जैक्ट सॉल्यूशन ऑफ श्रोडिंगर इक्वेशन विल बी गिवन लाइक दिस: साई भी ऑफ एक्स is equal to NV. This NV is the normalization factor or normalization constant. Okay? And e to the power minus u square by 2 times hv of u. लेकिन आपने देखा है कि u तो अल्फा x के बराबर है, इसलिए आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि दिस इज इक्वल टू NV e to the power minus अल्फा स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाय 2 टाइम्स एच भी ऑफ अल्फा एक्स. नहीं, जैसा हमने कहा कि दिस नॉट एन भी इज एक्चुअली द नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट. अभी जब आप स्पेक्ट्रम डिस्कस करना चाहते हैं तो हमारा एम मुख्य रूप से एनर्जी कैलकुलेशन से होता है, दैट इज एनर्जी आइगन वैल्यू, नॉट द आइगन फंक्शन. आइगन फंक्शन
एक इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम होगा जब आप इस थियरी को क्वांटम मैकेनिक्स में पढ़ते हैं, लीनियर हार्मोनिक ऑसिलेटर। लेकिन यहाँ हमारा जो बेसिक प्रॉब्लम है वह है, अब इस कंडीशन में एनर्जी आइगन वैल्यू हमारे इस डायटोमिक मॉलिक्यूल जो कि एक हार्मोनिक ऑसिलेटर की तरह बिहेव कर रहा है उसका क्या होगा। बड़ी इजीली आप उसको इस कंडीशन के आधार पर फाइंड आउट कर सकते हैं। आपने यहाँ देखा है कि फाइनाइट सॉल्यूशन प्राप्त करने के लिए ज़रूरी था कि इस इक्वेशन को फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म के बाद इस सॉल्यूशन को कन्वर्ज करना चाहिए, और इसीलिए इसका सॉल्यूशन एक्चुअली एक पोलिनोमियल होता है जिसको हर्माइट पोलिनोमियल कहते हैं। तो लैम्डा माइनस 1 इक्वल टू 2 भी लेके प्रोसीड करो, तुम बड़ी ही आसानी से इस सिस्टम का एनर्जी आइगन वैल्यू क्या होगा उसको बता सकते हो। तो एनर्जी आइगन वैल्यूज कहिए या इसी को वाइब्रेशनल एनर्जी कहिए। ओके, आपने देखा है कि लैम्डा माइनस 1 इज इक्वल टू 2v, सो यू कैन से दैट लैम्डा इज इक्वल टू 2v प्लस 1। लेकिन याद करिए कि आपने जो कौन ये लैम्डा पैरामीटर माना था वह किसको माना था, याद करो। वी हैव एस्यूम्ड दैट दिस लैम्डा इज इक्वल टू 2e बाय h बार ओमेगा। शुरू में यह सब्स्टिट्यूशन किया था। अब चूंकि यहाँ इस एनर्जी का वैल्यू इस वाइब्रेशनल क्वांटम नंबर v पर डिपेंड करेगा, सो आई हैव रिटन इट e ऑफ v। इसका मतलब यह उस समय का वाइब्रेशनल एनर्जी होगा जब वाइब्रेशनल क्वांटम नंबर v है, इसलिए v के आर्गुमेंट में e के आर्गुमेंट में v दे करके लिखा है। ओके, सो एट द प्लेस ऑफ लैम्डा यू कैन राइट 2e ऑफ v over h bar omega, that is equal to 2v plus 1, and so what will be EV? EV is equal to 2v plus 1 divided by 2 times h bar omega. Now आप इस 2 से दोनों टर्म को अलग अलग डिवाइड कर दीजिए। फर्स्ट टर्म में 2 कैंसिल हो जाएगा, सेकंड में हो जाएगा 1/2। सो व्हाट इज E ऑफ v? E ऑफ v इज v प्लस हाफ h बार ओमेगा। नहीं, या आप अगर प्लैंक्स कांस्टेंट h और रेगुलर फ्रीक्वेंसी न्यू के टर्म में इसको लिखना चाहते हैं तो h बार ओमेगा को आप h न्यू लिख सकते हैं। क्यों? h बार ओमेगा को क्या लिख सकते हो? h बार मीन्स h बाय 2 पाई एंड ओमेगा मीन्स 2 पाई न्यू इज रेगुलर फ्रीक्वेंसी and 2 pi cancel, so this is simply equal to h nu. So instead of h bar omega you may write h nu. इसका मतलब हमारे इस मॉलिक्यूल का जो वाइब्रेशनल एनर्जी निकला उसका एक्सप्रेशन क्या है? v प्लस हाफ टाइम्स h बार ओमेगा या v प्लस हाफ टाइम्स h न्यू। दिस इज एक्चुअली कॉल्ड वाइब्रेशनल एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल। ये वाइब्रेशनल मोशन से एसोसिएटेड एनर्जी है, ठीक है। लेकिन आप देखते हैं कि ये जो वाइब्रेशनल एनर्जी है दैट इज जस्ट ए फंक्शन ऑफ वाइब्रेशनल क्वांटम नंबर v। ये v पर डिपेंड करता है एंड v हैज डिस्क्रीट वैल्यूज फ्रॉम 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन इन दिस मैनर। तो अगर हम डिफरेंट वाइब्रेशनल स्टेट में हमारा मॉलिक्यूल होगा, डिफरेंट वाइब्रेशनल स्टेट से क्या मतलब है? भी जो वाइब्रेशनल क्वांटम नंबर है इसका कोई पार्टिकुलर वैल्यू एक पार्टिकुलर वाइब्रेशनल स्टेट ऑफ द मॉलिक्यूल को बताएगा। अगर तुम भी का वैल्यू लिस्ट ले लेते हो, लोएस्ट वैल्यू लेते हो 0, उस समय तुम्हारा मॉलिक्यूल क्या होगा? लोएस्ट वाइब्रेशनल एनर्जी के स्टेट में होगा, ठीक है। फिर अगर उसके बाद 1 ले लेंगे तो उसका जो पहला एक्साइटेड स्टेट होगा उस स्टेट में वह होगा। तो ध्यान से देखिए कि v के डिफरेंट वैल्यूज के लिए अगर इस वाइब्रेशनल एनर्जी का वैल्यू निकाला जाए तो क्या क्या वैल्यू आएगा। फर्स्ट वैल्यू हम लिख रहे हैं E ऑफ 0। इट मीन्स यू हैव टेकन v इक्वल टू 0। फॉर्मूला को देखो, v प्लस हाफ h बार ओमेगा, आपने v 0 कर दिया, सो दिस विल बी सिंपली हाफ h बार ओमेगा एंड दिस इज द लिस्ट वैल्यू ऑफ एनर्जी, वाइब्रेशनल एनर्जी ऑफ आवर मॉलिक्यूल। ये हमारे मॉलिक्यूल का सबसे कम एनर्जी है
and this energy, this lowest energy, is also called ground state energy of the molecule, and it is also called zero point energy. Why it is called zero point energy? देखो, क्लासिकल फिजिक्स कहता है कि अगर आपका यह डायटोमिक मॉलिक्यूल या कोई भी सिस्टम एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पर है, इट मीन्स अगर हमारे सिस्टम का टेम्परेचर है 0 केल्विन, तो अकॉर्डिंग टू क्लासिकल मैकेनिक्स एनर्जी शुड बी इक्वल टू जीरो, एनर्जी जीरो होना चाहिए। ये हमारा जो प्लांक का क्वांटम थ्योरी है वो भी कहता है, क्योंकि क्लासिकल फिजिक्स में हम यह एस्यूम करते हैं कि 0 केल्विन टेम्परेचर पर मॉलिक्यूल में किसी भी टाइप का मोशन नहीं होता है, किसी टाइप का मोशन नहीं, वाइब्रेशनल मोशन भी कंप्लीटली सीज हो जाएगा, ये क्लासिकल फिजिक्स कहता है। बट ध्यान से देखो, क्वांटम मैकेनिकल रिजल्ट इज इंटायरली डिफरेंट फ्रॉम इट। क्वांटम मैकेनिक्स कहता है कि नो नो नो, इवन एट 0 केल्विन टेम्परेचर द मॉलिकुलर वाइब्रेशन विल बी नॉट कंप्लीटली सीज्ड। मॉलिक्यूल में उस समय भी वाइब्रेशन होगा कुछ ना कुछ, और उस वाइब्रेशन से एसोसिएटेड नॉन जीरो एनर्जी होगा। सो दिस हाफ एच बार ओमेगा इज द एनर्जी, वाइब्रेशनल एनर्जी ऑफ आवर मॉलिक्यूल when it is at 0 Kelvin temperature और एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। एक बहुत ही रिमार्केबल बात है। इनफैक्ट जब आप क्वांटम मैकेनिक्स में इस प्रॉब्लम को पढ़ते हैं तो हमें ये एक्सप्लेन करना होता है इन अकॉर्डेंस विद द अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल दैट दिस रिजल्ट इज इन अकॉर्डेंस विद द अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल कहता है कि जो ऑसिलेटर है उसका पोजीशन मापने में अनसर्टेनिटी होगा, तो निश्चित रूप से मोमेंटम मापने में भी अनसर्टेनिटी होगा, नॉन जीरो, और मोमेंटम अगर नॉन जीरो है तो एनर्जी नॉन जीरो होगा। सो दिस रिजल्ट इज इन अकॉर्डेंस विद द अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल 2। तो हाफ एच बार ओमेगा क्या है? दिस इज द लोवेस्ट एनर्जी और ग्राउंड स्टेट एनर्जी और द जीरो पॉइंट एनर्जी ऑफ आवर डायटोमिक मॉलिक्यूल। ओके, अब फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट की बात करते हैं। उसके लिए वाइब्रेशनल क्वांटम नंबर को 1 ले लेंगे। आप इसी फॉर्मूला में v को 1 कर दीजिए। सो दिस विल बी 1 + 1/2, दैट विल बी 3/2। सो E of 1 दिस विल बी 3/2 h बार ओमेगा। ठीक उसी तरह से जो सेकेंड एक्साइटेड स्टेट होगा वहाँ वाइब्रेशनल क्वांटम नंबर को 2 ले लेंगे और आपका एनर्जी आ जाएगा 5/2 h बार ओमेगा। ओके, इस मैनर से आप v के किसी भी वैल्यू के लिए एनर्जी कैलकुलेशन कर सकते हैं। आप गौर से देखिए, दिस आइगन वैल्यू स्पेक्ट्रम ऑफ वाइब्रेशनल एनर्जी इज नॉट कंटिन्यूअस, इट इज डिस्क्रीट। हमारे ऑसिलेटर का या हमारे उस डायटोमिक मॉलिक्यूल का लोवेस्ट एनर्जी हाफ एच बार ओमेगा होगा और उसके बाद 3/2 h बार ओमेगा ही होगा। बीच का सारा वैल्यू रेस्ट्रिक्टेड है। सो यू कैन से दैट the diatomic molecule has discrete vibrational energy levels। इसका जो वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल्स है वह डिस्क्रीट है। ध्यान से देखिए। साथ ही साथ हम एक और इम्पॉर्टेंट बात यहाँ करेंगे कि अगर हम दो सक्सेसिव एनर्जी लेवल के एनर्जी का डिफरेंस फाइंड आउट करें, जैसे अगर आप E of 1 में से E of 0 को सब्ट्रैक्ट कीजिए, मतलब फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट और ग्राउंड स्टेट दोनों के एनर्जी का डिफरेंस निकालो। आप निकाल करके यहाँ पर फॉर्मूला से देख सकते हैं क्या होगा। 3/2 - 1/2 टाइम्स h बार ओमेगा होगा कि नहीं। 3/2 आप -1/2 करोगे, दैट विल बी सिंपली इक्वल टू 1। सो दिस इज सिंपली h बार ओमेगा। ठीक ऐसे ही अगर आप E2 - E1 भी करेंगे तो आप देख सकते हैं कि वो होगा 5/2 - 3/2 h बार ओमेगा एंड दैट विल बी सिंपली h बार ओमेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि जो कोई भी जो दो सक्सेसिव वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल्स है उसके एनर्जी का डिफरेंस कांस्टेंट है, सेम है, और वह कॉमन वैल्यू है कितना के बराबर? h बार ओमेगा। इट मीन्स द सक्सेसिव वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल्स आर इक्विस्पेस्ड। उसके बीच का एनर्जी सेपरेशन इक्वल है, कांस्टेंट है, और वह h बार ओमेगा के बराबर है। ओके,
So in this figure you can see I have shown some of the vibrational energy of the molecule in the different quantum state. यहाँ भी हमारे सिस्टम के क्वांटम स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहे हो. क्वांटम स्टेट मीन्स वाइब्रेशनल स्टेट नहीं, और एक गिवन वैल्यू ऑफ भी के लिए उसका एनर्जी क्या होगा ई ऑफ भी, उसको हमने राइट साइड में लिखा है और इस क्वांटम नंबर को लेफ्ट साइड में. देखो जब भी बराबर 0 है, ये लोएस्ट एनर्जी स्टेट है, यह एक क्वांटम स्टेट हुआ हमारे मॉलिक्यूल का, और भी इक्वल टू 0 पर आप जानते हैं कि एनर्जी हाफ h बार ओमेगा है. जब तुम 1 ले लेते हो भी का वैल्यू, एनर्जी 3/2 h बार ओमेगा है. 2 लेते हो 5/2 h बार ओमेगा है. भी जब 3 है, एनर्जी 7/2 h बार ओमेगा है. और किसी भी दो लेवल के बीच का एनर्जी सेपरेशन देखेंगे, यह सेपरेशन कितना के बराबर होगा, h बार ओमेगा. ये सेपरेशन भी तुम लोगे कितना के बराबर होगा, h बार ओमेगा. दिस सेपरेशन इज आल्सो h बार ओमेगा. सो कंक्लूजन क्या मिला कि जो वाइब्रेशनल एनर्जी है हमारे डायटोमिक मॉलिक्यूल का, उसका कंटिन्यूअस वैल्यू नहीं होता है, डिसकंटिन्यूअस मान है, डिस्क्रीट वैल्यूज है. ठीक है. और दो सक्सेसिव वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल के बीच का एनर्जी सेपरेशन सेम होता है, कांस्टेंट होता है, और वह होता किसके बराबर है, h बार ओमेगा के बराबर होता है. देखिए जैसा हमने आपसे कहा था कि हमारे आज के लेक्चर में सिर्फ हम लोग देखना चाह रहे हैं कि एनर्जी, वाइब्रेशनल एनर्जी हमारे डायटोमिक मॉलिक्यूल का क्या होगा अगर आप मॉलिक्यूल को एक लीनियर हार्मोनिक ऑसिलेटर की तरह ट्रीट करते हैं. और वो प्रॉब्लम हम लोगों ने सॉल्व कर लिया. लेकिन जो बेसिक प्रॉब्लम है वह तो है रोटेशन वाइब्रेशन स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन करना. लेकिन वह सब्जेक्ट मैटर होगा आने वाले इसी लेक्चर के दूसरे पार्ट का. एक्चुअली सेम लेक्चर को हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया. अगले पार्ट में हम लोग एनर्जी के इसी एक्सप्रेशन से स्टार्ट करेंगे, फिर जो रोटेशनल वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा होगा इस डायटोमिक मॉलिक्यूल का वह कैसा होगा उसको डिस्कस करेंगे. ओके. हम उम्मीद करते हैं कि आज का क्लास आपको अच्छा लगा होगा, आपने सारी बातों को समझा होगा. आप ध्यान से वीडियो देखिए और पेन और पेपर लेके बैठिए, उसको नोट डाउन करिए, आपको एवरीथिंग क्लियर हो जाएगा. ओके.